हेलो दोस्त, सभी भाइयों को स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 पर। दोस्त, आपको मैं बता दूं, यह जो प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिस नंबर 5 लेकर के मैं आपके लिए आया हूं और पूरा प्रैक्टिस पे करा रहा हूँ 1 बाय 1 करके, जो आपको फ्यूचर में जो भी आप यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो ये सिटी भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक ना दोस्त? तो चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ये हम लोग बात करते हैं आज प्रैक्टिस 5 पर। ठीक है, अच्छा, तो एक बार मैं पुनः सभी लोग का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्त, ज़रूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मोटिवेशन बने और चैनल की पब्लिसिटी बढ़े और मैं आपके लिए हमेशा काम करूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख लो, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मक है। यानी व्यक्तित्व, एक मिनट थोड़ा मैं लॉक कर लूँ। हाँ, चल तो नहीं रहा है, एक मिनट दोस्त, थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए। तो आइए दोस्त, अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इस पर लिखा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है। यह कथन किसका है? तो दोस्त, आप समझ पा रहे होंगे कि यह आल्पोर्ट महोदय का नहीं है। ये आल्पोर्ट महोदय का नहीं है। ये वही मारकर चल क्यों नहीं रहा है? आप इसको थोड़ा सही करते हैं। हाँ, अब चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा, यह कथन किसका है? तो आल्पोर्ट महोदय का नहीं है, बोरिंग जी का नहीं है, ठीक है, रॉस का नहीं है, तो किसका है? ये वुडवर्थ का। देखिएगा, ये वुडवर्थ का है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र गुणात्मकता है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जस्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्त देखिए, थोड़ा वुडवर्थ के बारे में यहाँ पर समझ लीजिए कि वुडवर्थ महोदय ने ये क्या है। वुडवर्थ जी के बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पर लिखा हूँ, तो इस चीज़ को समझिएगा। वुडवर्थ, उनकी पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान, उनकी पाठ्य पुस्तक मनोविज्ञान मानसिक जीवन का एक अध्ययन है। मानसिक जीवन का क्या है? एक अध्ययन है, समझ पा रहे होंगे, जो पहली बार 1921 में प्रकाशित हुआ। 1921 में क्या हुआ? ये प्रकाशित हुआ। यह जो मतलब कि इसको प्रकाशित किया गया, इसका एक डेट है, कब है इसका? 1921 में। अच्छा, और देखिए आगे लिखा हुआ है, यूएसए मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट वुडवर्थ ने SOR का सिद्धांत दिया था। जो SOR थ्योरी थी, इस थ्योरी का जन्मदाता या मतलब इसका प्रतिपादक अगर पूछा जाए आपसे तो आपको बताना पड़ेगा कौन? वुडवर्थ। ठीक है, तो यूएसए मनोवैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट वुडवर्थ ने SOR का सिद्धांत दिया था, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात, वुडवर्थ के अनुसार इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति की क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है, समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन, कि व्यक्तिगत भिन्नता के कारक हैं। अच्छा, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें से आप समझ सकते हैं, देखिएगा, सामाजिक एवं आर्थिक, समाज से और आर्थिक स्थिति से, क्रिया से तो नहीं, ये नहीं होगा हमारा। संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, यानी कि संवेग जो उत्पन्न होते हैं उस संवेग के अकॉर्डिंग, या व्यक्तिगत पर्सनल व्यक्ति जो होता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा,
वंशागत, ये तो हो सकता है, देखो दिस इज राइट, बट इसके तहत यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, वंशागत और वातावरणीय। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादा सकारात्मक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वंशागत एवं वातावरणीय। तो इस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा और ये आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे और ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा इसमें जो चीज़ें हैं थोड़ा मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या है। देखो देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारक, व्यक्तिगत जो विभिन्नता होती है सभी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। अच्छा, व्यक्तिगत विभिन्नता में यहाँ पर देख रहे हैं व्यक्तिगत अंतर के लिए उत्तरदायी कारक, यानी जो व्यक्तिगत सभी में अंतर होता है उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ कारक जो व्यक्तिगत अंतर में योगदान कर सकते हैं, कौन कौन से, उनमें अनुवांशिक यानी अनुवांशिकता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा स्वास्थ्य, अगर बालक है तो उसके अंदर स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक ना। अच्छा, ऊर्जा, देखो अनुवांशिक, स्वास्थ्य और ऊर्जा, जैसे ये क्या है, देखिए संवैधानिक कारक जैसे घर और स्कूल का वातावरण आदि शामिल हो सकते हैं। यानी घर का वातावरण, किस तरह का आपका वातावरण पर्यावरण है, अगल बगल का पास पड़ोस कैसा है, उसके मतलब कि मित्र मंडली कैसा है बालक का, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उसके ऊपर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं। तो ये चीज़ें हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें दिया है कि शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है। शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है दोस्त। तो यहाँ पर देखिएगा मानव व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा में मनोविज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है मानव व्यवहार का, मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात सही है यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, शिक्षा में मनोविज्ञान सर्वाधिक पूछा, इस बात को ध्यान रखिए, बालक का मानसिक विकास करता है, अध्यापकों को चरित्रवान बनाता है, पाठ्यक्रम में निर्माण में सहायक होता है। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें से। तो मानव के व्यवहार का विकास तो होता है, ये तो ठीक है, अध्यापक को चरित्रवान बनाता है, ये भी बात सही है, पाठ्यक्रम में निर्माण में सहायक होता है, ये भी सही। लेकिन बालक का मानसिक विकास, जब तक बालक का मानसिक विकास नहीं होगा तब तक उसका पूरी तरह से उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सारे रॉन्ग होते हैं। एक मिनट, ये सारे रॉन्ग होते हैं और आपका राइट क्या हो जाता है, बालक का मानसिक विकास। यहाँ पर देख सकते हैं बालक का मानसिक विकास, ये चीज़ें आपकी करेक्ट होती हैं। यहाँ पर देखिएगा बालक का मानसिक विकास करता है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी सही होंगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है, यानी जो संज्ञानात्मक विकास होता है या इसका संरचना स्ट्रक्चर होता है, ये किस चीज़ से तात्पर्य जोड़ा गया है, इसको या बताया गया है। देखिएगा, किसी शिशु की जन्मजात मानसिक स्थिति से, किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से, किसी समूह के बच्चों के सामूहिक व्यवहार प्रतिमान से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य, अच्छा, किसी शिशु की जन्मजात मानसिक स्थिति नहीं, किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से, किसी बच्चे के सामूहिक व्यवहार प्रतिमान से। अच्छा, ये बताइए कौन सा होगा इसमें, देखिएगा थोड़ा सा, ये तो नहीं होगा, कौन, एक मिनट रुक जाओ दोस्त, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा किसी मानसिक स्थिति से, ये तो मानसिक स्थिति से नहीं होगा। किसी बच्चे के सामूहिक व्यवहार प्रतिमान से, ये भी नहीं होगा। सामूहिक से पूछ रहे थे, ये नहीं होगा। किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से, तो संज्ञानात्मक विकास किससे होगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज राइट, ये वाला। ठीक है, किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, अच्छा यहाँ देखो भाई, यहाँ पर आपको समझने के लिए कुछ मैं बता रहा हूँ कि प्रवर्तक इस सिद्धांत के
प्रतिपादक। अच्छा क्वेश्चन सही है क्या? थोड़ा मैं क्वेश्चन देख लूँ, एक मिनट यार, थोड़ा क्वेश्चन देख लूँ। संज्ञानात्मक, चलो तो संज्ञानात्मक विकास के यहाँ पर जो चीज़ें थोड़ा देखना हम लोग चाहते हैं कौन कौन सा होगा। रुक जाओ दोस्त। प्रवर्तक, इस सिद्धांत के प्रवर्तक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक और आनुवंशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे और वह सबसे अधिक संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? संज्ञानात्मक विकास के लिए, जो इस बात पर ध्यान देता है कि बचपन के दौरान बच्चे बौद्धिक रूप से कैसे विकसित होते हैं। जो इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि जो बच्चे अपने मतलब कि बचपन अवस्था में उस अपने बुद्धि का विकास किस तरह से करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, वो बताने का काम करते हैं या प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, जीन पियाजे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी फैक्ट्स, इनका अच्छा थ्योरी क्या है। अच्छा एक चीज़ें थोड़ा यहाँ पर रट लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा या इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए जो भी चीज़ें होगी। तो क्या है इसमें? संवेदी पेशी अवस्था, इसको इंद्रियजनित अवस्था भी बोलते हैं। संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रियजनित अवस्था 0 से 2 वर्ष, यानी कि इसको जन्म से 2 वर्ष भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था इंद्रजनित अवस्था 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष होता है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पर होती है। ठीक है, अच्छा दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से होता है? देखो भाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, बहुत अच्छा, ये मतलब कि एक तरह का बहुत अच्छा मतलब कि जो यहाँ पर मैं आपके सामने भी हूँ और ये चीज़ें आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रही है और प्लस इसका आंसर भी दिखाई दे रही है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, अच्छा स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको स्थूल बोलते हैं या स्थूल के साथ उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोल सकते हैं, वो कितना होता है? 7 से 12 वर्ष तक होता है। यहाँ पर देखो भाई 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, अच्छा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 7 जो है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के बाद, यानी कि जो 12 वर्ष के ऊपर होता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो यहाँ पर आप देखने का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखा कि संवेदी पेशी अवस्था, इंद्रियजनित अवस्था भी उसको बोलते हैं 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, उसके बाद स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये 12 से ऊपर एवं जितना चला जाए। ठीक ना, तो ये आपका ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो भाई, ओह क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, 1 मिनट भाई, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर? अधिगम में अभिप्रेरण, ओहो चलिए भाई थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, ये जो चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अच्छा जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं दोस्त, जस्ट इसके आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है कि बाल अवस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है। अच्छा, बाल अवस्था में शारीरिक विकास का क्या रूप होता है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ के क्वेश्चन देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तब इसको पढ़िएगा। देखिए अच्छा, इसमें लिखा है 12-13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ की ऊंचाई और भार कम होता है। अरे कैसे कम होता है यार, ये तो गलत बात है। हाँ ये तो क्या है, गलत बात है, ये तो नहीं होगा यहाँ पर। लो भाई ये कैसा साइन चला है यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये तो नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, दोनों की लंबाई और भार बराबर होते हैं, ये गलत बात है, ये भी नहीं। दोनों में क्या होता है, बेहद अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक ना, दोनों की भार और लंबाई में क्या होता है, बहुत अलग अलग अंतर होता है। ठीक ना, अच्छा आगे देखिएगा, लड़कों की ऊंचाई अधिक होती है। कैसे अधिक होती है भाई,
लड़कों की ऊंचाई अधिक नहीं होती है। सब क्या होते हैं, मतलब कि ऊंचाई तो मतलब कि अधिक कम भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये भी रॉन्ग होगा, ये रॉन्ग होगा। अच्छा, 12-13 वर्ष की अवस्था में, जब 12 से 13 वर्ष की उम्र होती, एज होती, अवस्था होता है, तो उसमें लड़कों की अपेक्षा, यानी कि जितने लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा लड़कियों की ऊंचाई और भार ज़्यादा होता है। ठीक है, 12-13 वर्ष की अवस्था में लड़कों की तुलना में लड़कियों का भार और वजन दोनों क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट जा रहा है, ये चीज़ें यहाँ पर सही होगा, तो ये सही होगा। ठीक ना, और बाकी क्या होंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूँ इस चीज़, ठीक ना। अच्छा, थोड़ा आगे हम लोग जस्ट बात कर लेते हैं, आगे क्या बात करेंगे देखिएगा। यहाँ देखो, थोड़ा मैं बाल अवस्था के बारे में यहाँ पर बताया हूँ, लिखा हूँ, इस चीज़ को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाल अवस्था, चाइल्डहुड। देखिए, चाइल्डहुड बालकों की वो अवस्था है जिसमें छात्र की स्मरण चेतना का विकास होता है, यानी कि याद करने की स्मरण चेतना, यानी कि याद करने की जो एक्टिविटी है, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, डेवलप होता है, इसका विकास होता है। ठीक है। अच्छा, बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, मतलब कि बहुत जगह ऐसा माना गया है। ठीक है, बाल अवस्था को देखिए अलग अलग, मतलब कि यहाँ साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक इनके अलग अलग हैं, लेकिन अकॉर्डिंग ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं अक्सर ये बहुत ज़्यादा मतलब यही दिया रहता है। ठीक है, तो बाल अवस्था में, तो बाल अवस्था के 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पियाजे टर्मन के अकॉर्डिंग माना जाता है। तो पहले यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, स्टर्न, टेले और टर्मन इनके अकॉर्डिंग माना जाता है कि बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना जाता है, जिसमें छात्र नवीन वस्तुओं के संबंध में जानने हेतु जिज्ञासु होते हैं, जिसमें छात्र नई नई चीज़ों के बारे में नई नई चीज़ों के संबंध में जानने का बहुत क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो चीज़ें समझ गए होंगे। अच्छा देखो भाई, ये दो लोगों के बारे में यहाँ पर लिखा हूँ, इनकी परिभाषा है बाल अवस्था की परिभाषा है रॉस के अनुसार और फ्राइड के अनुसार। अच्छा, रॉस महोदय क्या कहते हैं, बाल अवस्था का जो कदम है झूठा परिपक्वता आयु है, मतलब कि परिपक्वता की आयु है, झूठा। ठीक ना, झूठ लाने की यहाँ पर बात हो रही है। अच्छा, फ्राइड महोदय क्या कहते हैं, बाल अवस्था बालक का निर्माणकारी काल है। ये ऐसा मानते हैं कि बाल अवस्था में बालक का निर्माण होता है और बालक का पूर्ण रूप से क्या होता है, विकास होता है। ये चीज़ें यहाँ पर मानने का ये प्रयास करते हैं। अच्छा, इनकी मतलब कि कौन कौन चीज़ें इनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं कौन कौन से हैं। पहला है खेल अवस्था, खेल के अकॉर्डिंग, अरे यार ये क्या गिर रहा है यहाँ पर, बाल अवस्था, खेल अवस्था, यहाँ पर देखो निर्माणकारी अवस्था, खेल अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ भाई। खेल अवस्था मतलब कि इसमें खेलने की जो अवस्था होती है बहुत तेजी से विकसित होती है। निर्माणकारी अवस्था यानी कि इसमें बच्चा नई नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए उत्तेजित होता है, जो नई नई चीज़ों को क्या करता है, निर्माण करता है। सामुदायिक अवस्था, इसमें बाल अवस्था में बच्चा समुदाय में रहना बेहद ज़्यादा पसंद करता है। समुदाय में रह करके अपना मित्र मंडली और अपने दोस्त, अपने साथी, इन सभी का एक मित्र मंडली बनाता है और उनके साथ रहने का ज़्यादा क्या करता है, समय देता है। संवेदनशीलता, इसमें क्या होता है कि बच्चा संवेदनशील बहुत होता है, किसी काम के प्रति संवेदनशील होता है, इसमें बाल अवस्था में। ठीक है, चिंतन, इसमें बच्चा चिंतन मनन बहुत ज़्यादा करता है, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में या अपने कार्य के प्रति क्या होता है, चिंतित होने लगता है। ठीक ना, यानी कि उसको अपने भविष्य की, अपने इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की, अपने कार्य के प्रति जिज्ञासु होने लगता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं आगे, पियाजे के अध्ययन संबंधित है। अच्छा, पियाजे के अकॉर्डिंग टू पियाजे तो भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास। तो देखो, भाषा विकास तो होगा नहीं, आप सामाजिक विकास नहीं होगा, नैतिक विकास, नैतिक कोहलर का सिद्धांत ये तो पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग किसके जाएगा, ये बौद्धिक विकास। क्या होगा, बौद्धिक विकास। ठीक है, जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं, जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अधिगम में अभिप्रेरणा का प्रमुख मुख्य कार्य क्या है। अधिगम में अभिप्रेरणा, जो मोटिवेशन होता है, इस मोटिवेशन का इम्पोर्टेंट कार्य क्या है।
तो सीखने की इच्छा को विकसित करना। अच्छा, मोटिवेशन क्या करता है? जो मोटिवेशन होता है ये सीखने की इच्छा को विकसित करता है, यानी कि आपको जो सीखना है उसमें क्या करता है, ये आगे बढ़ाने का काम करता है। एकदम करेक्ट है, बात है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से मैं थोड़ा बता दूँ। ये देखो, ये जो है सीखने की शक्ति को संचालित करना, यानी कि जो सीखने की शक्ति है, ऊर्जा है, उसको क्या करता है, आगे बढ़ाने का प्रोसेस को काम करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ये भी सही बात है, तो ये भी सही होगा आपका, ये भी सही होगा। सीखने की प्रक्रिया बनाए रखने में सहायता देता है, यानी कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो जिस तरह से आप सीखते हैं, जिस एंगल से आप सीखने का काम करते हैं, उसमें आपको क्या करता है, हेल्प करता है। उसमें आपको क्या करता है, हेल्प करता है, और आपकी मदद करता है, सहायता करता है, और आप उसको क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो भाई आप कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या होगा यहाँ पर उपयुक्त सभी। जब सारी चीज़ों को, 3 ऑप्शन को आप पकड़ लें तो समझिए कि चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट ही होगा। अच्छा, जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं भाई, चलिएगा जस्ट आगे बात करते हैं। ये थोड़ा यहाँ पर स्पेस हो गया। अच्छा, आगे आइएगा। अब देखो, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है, प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। प्रबलित अभ्यास का परिणाम उसे क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा। अस्थायी परिवर्तन अभिक्षमता से नहीं, ये कहाँ से हम लोग पढ़ लिए, अभिक्षमता तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है। अभिवृत्ति ये कहाँ से हो गया, अभिवृत्ति भी नहीं होगा यहाँ पर, इनकरेक्ट जाएगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन से क्या होगा, स्थायी परिवर्तन, या ये नहीं हो सकता है मोटिवेशन से। अधिगम से अस्थायी परिवर्तन हो सकता है। अधिगम का मतलब सीखना, लर्निंग, ठीक ना। लर्निंग यानी कि जो सीखना होता है, अगर हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो अस्थायी, यानी कि जो चीज़ आप नहीं जानते थे उसको अस्थायी रूप से वो चीज़ें आप जानने का प्रयास करेंगे। जब जान जाएंगे तो बदलाव होगा और अस्थायी रूप से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, अस्थायी रूप से उसको आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका अधिगम हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। एक सत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है, माने कि एक सत्ता का कार्य, जो एक सत्ता का जो सिद्धांत दिए थे, ये कौन कौन महोदय हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इसको लॉक करना बहुत जरूरी होता है ना। अच्छा, विनय, हाँ जी, विनय होते हैं, स्टर्मन होते हैं, स्टर्न होते हैं, और उपयुक्त सभी हो गया। तो इसमें सारे 3 ठो ऑप्शन जो हैंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, 3 ठो ऑप्शन रॉन्ग होंगे और एक क्या होगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप। जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, कौन सा अवस्था नहीं है भाई, देखिएगा। गर्भाधान यानी कि जब माँ के पेट में जो शिशु का गर्भधारण होता है, यानी कि गर्भ में धारण करता है शिशु, तो उसमें भ्रूणावस्था, ये तो है, भ्रूणावस्था होता है, आप पढ़े होंगे भाई तो जानते ही होंगे। भ्रूणावस्था है, बीजकरण है, ठीक है, डिम्ब अवस्था, डिम अवस्था पढ़े होंगे, ये डिम्ब अवस्था भी होता है, तो उसमें ये तीनों हैं, लेकिन शैशवावस्था इसमें नहीं है। कौन सा नहीं है, शैशवावस्था, क्योंकि यह जन्म लेने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गर्भधारण के समय ये तीनों प्रोसेस होता है, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था, ठीक है। अच्छा, देखिएगा, शैशवावस्था ये सही होगा और सारे रॉन्ग हो जाएंगे, यही नहीं है, बाकी सब है। नहीं पूछा है ना यहाँ पर, तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है। और दूसरी बात कि आप समझने का प्रयास करें, जब भी नहीं आता है तो घुमाएगा, आपको घुमाएगा, तो उस चीज़ को आप पकड़ने का प्रयास करें। प्रैक्टिस में ही सारा चीज़ मिलता है, जितना प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस ये मूल मंत्र है, ठीक ना, प्रैक्टिस ये मूल मंत्र है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन मैंने 10 क्वेश्चन लिया था, और 10 क्वेश्चन प्रतिदिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक दिन छोड़ करके, एक दिन गैप करके मैं 10 दिन का प्रैक्टिस, मतलब कि सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्त। तो आप ये जानने का प्रयास करिएगा, और ये इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो समझिए कि आपका काम बहुत आगे जाएगा, ठीक है, और आप सीख जाएंगे पूरा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या दोस्त ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है? ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्या हमारे पढ़ाने में जो कितना आपको अच्छा लग रहा है या क्या क्वालिटी है, इस चीज़ को हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए, अगर नहीं लगता है तो डिसलाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है।
लेकिन इतना मेहनत करने के बाद अगर आप डिसलाइक करते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है, या दूसरी बात कि आप हमारे मेहनत को समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्त देखिएगा, किसी की मोटिवेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो वो आपके लिए हमेशा दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए क्या होगा, तत्पर रहेगा। अच्छा, समय का उपयोग ही उन्नति का मूल मंत्र है। समय का उपयोग उन्नति का मूल मंत्र है, यानी कि जब समय का उपयोग कर लेंगे ना तो सबसे बड़ा मूल मंत्र वही होता है, क्योंकि समय का उपयोग करना। नहीं तो एक बार समय गया तो समझो कि पूरा काम खत्म, एवरीथिंग इज फिनिश नाउ, पूरी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो समय का उपयोग करना बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। इसलिए कि बड़ा बड़ा वीडियो 1 घंटा 1.5 घंटे की वीडियो जो बनाते हैं, हम देखते हैं कि बच्चे, मैं खुद देखता हूँ कि हम बोर हो जाते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं। लेकिन छोटा छोटा प्रैक्टिस होता है, उस प्रैक्टिस को छोटा छोटा मतलब 20 मिनट में 24 में थोड़ी स्पीड को तेज़ बढ़ा लिए तो उसको आप 12 मिनट में ही देख लिए उसको। हाँ, तो इस तरह से मैं सोचा कि छोटा छोटा प्रैक्टिस बना कर इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको धन्यवाद, प्रणाम। और मैं आशा नहीं, उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताया हूँ आपको ये समझ में आई होगी। और इसके लिए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा शेयर कर दें ताकि हमारे चैनल को पब्लिसिटी बढ़ जाए और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ। और एक लाइक करें, जो मतलब समस्याएं आपको होती हैं कमेंट में पूछें हमसे, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से यूजीसी नेट और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, और मैं सभी छात्रों के हित में यह काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सभी को, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।